नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं चंबल नदी की। हमारे पास एक काफी अच्छा स्रोत है, चंबल उद्गम से संगम तक एक परिचय। तो आइए इसी के जरिए इस नदी की पूरी कहानी, इसकी जो खासियतें हैं और इसका क्या महत्व है, उसे समझने की कोशिश करते हैं। शुरुआत करते हैं इसके जन्म स्थान से, मतलब कहाँ से निकलती है ये नदी मध्य प्रदेश में इंदौर के पास विंध्याचल की जो जाना पाव पहाड़ियां हैं वहां से निकलती है, करीब 854 मीटर की ऊंचाई से। हाँ, बिल्कुल। और यहाँ देखिए एक इंटरेस्टिंग बात है इसके बहाव को लेकर। ये पहले ना उत्तर की तरफ बहती है, मध्य प्रदेश से निकलकर राजस्थान में जाती है और फिर अचानक से पूर्व की ओर मुड़ जाती है और उत्तर प्रदेश में इटावा के पास वहां ये यमुना में मिल जाती है। अच्छा, तो ये सीधा नहीं बहती, मतलब पहले नॉर्थ फिर ईस्ट। जी हाँ, और ये छोटी बात नहीं है क्योंकि ये यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। मतलब इसका वॉल्यूम, इसका आकार काफी बड़ा है। बिल्कुल, और इसका सफर भी तो लंबा होगा फिर। हाँ, काफी लंबा। 3 राज्य कवर करती है ये नदी। मध्य प्रदेश में ही करीब 400 किलोमीटर बहती है। 400? अच्छा खासा है। हाँ। फिर राजस्थान में लगभग 360 किलोमीटर हम्म। और फिर उत्तर प्रदेश में जहां ये यमुना से मिलती है वहां करीब 30 किलोमीटर। तो कुल मिलाकर हो गया 1024 किलोमीटर। बाप रे, 1024 किलोमीटर। मतलब कितने अलग अलग लैंडस्केप से गुजरती होगी। राजस्थान में आपने कहा जैसे कोटा, बारां, सवाई माधोपुर, धौलपुर, इन जिलों से। बिल्कुल। और इस लंबे रास्ते में ये अकेली नहीं है, कई और नदियां इसमें आ मिलती हैं। इसकी सहायक नदियां हैं, जैसे बनास है, काली सिंध है, ये तो काफी प्रमुख हैं। हाँ, सुना है इनके बारे में। ये सब मिलकर चंबल को और बड़ा बनाती हैं। अच्छा, चंबल की एक और पहचान है, वो है बीहड़, है ना? ये क्या चीज है? हाँ बिल्कुल, ये इसकी सबसे क्या कहते हैं यूनिक विशेषता है। नदी अपनी घाटी में ना कटाव करके बहुत गहरे खड्ड बना देती है, जिन्हें बीहड़ या रिवाइंस कहते हैं। हाँ। खासकर कोटा से धौलपुर के बीच का जो इलाका है वो इन बीड़ों के लिए बहुत जाना जाता है। हाँ, और वो डाकुओं वाली कहानियां भी तो इसी इलाके से जुड़ी हैं। जी, ऐतिहासिक रूप से वो भी एक पहलू रहा है। लेकिन एक और जरूरी बात, ये एक सदा प्रवाहित नदी है, पेरेनियल। अच्छा। मतलब इसमें साल भर पानी रहता है, ये सूखती नहीं है। अच्छा। ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और इसी पानी का इस्तेमाल करने के लिए इस पर बड़े बांध भी बने हैं, जैसे मध्य प्रदेश में है गांधी सागर। हाँ। फिर राजस्थान में है राणा प्रताप सागर है, जवाहर सागर है और कोटा बैराज भी है। ये सब बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। जी, ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की साझा मतलब जॉइंट चंबल घाटी परियोजना का हिस्सा हैं। अच्छा। इनसे सिंचाई के लिए पानी मिलता है और बिजली भी बनती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। और कोटा बैराज से तो शायद इंदिरा गांधी नहर को भी पानी जाता है। हाँ, कोटा बैराज एक तरह से डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है। वहां से नहरें निकलती हैं, जिनमें इंदिरा गांधी नहर भी शामिल है। ये तो हुई विकास की बात, लेकिन एक चीज जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी वो ये कि चंबल को भारत की सबसे साफ नदियों में से एक माना जाता है। ये कैसे संभव है आज के टाइम में? हाँ, ये वाकई हैरान करने वाली लेकिन अच्छी बात है। इसका एक बड़ा कारण शायद ये है कि इसके किनारों पर बड़े बड़े औद्योगिक शहर नहीं बसे हैं, तो जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है वो इसमें उतना ज्यादा नहीं जाता। अच्छा, ये लॉजिकल है। इसी वजह से इसका जो इकोसिस्टम है वो काफी हद तक बचा हुआ है और यहीं पर है राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य। हाँ, घड़ियालों के लिए तो ये स्वर्ग मानी जाती है। सिर्फ घड़ियाल ही नहीं, यहाँ मगरमच्छ भी हैं, दुर्लभ गंगा डॉल्फिन जिसे सूस कहते हैं वो भी मिलती है। डॉल्फिन भी चंबल में? जी हाँ, और कई तरह के कछुए भी हैं। ये पूरा एक रिच एक्वाटिक इकोसिस्टम है, इसीलिए तो इसे रैमसर साइट का दर्जा दिलाने का भी प्रस्ताव है। वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब इंटरनेशनल लेवल पर इसकी पहचान बनेगी। बिल्कुल, ये दिखाता है कि ये सिर्फ पानी का सोर्स नहीं बल्कि बायोडायवर्सिटी का हॉटस्पॉट है। और अगर हम राजस्थान के लिहाज से देखें जी, तो क्या ये वहाँ की सबसे बड़ी नदी प्रणाली है? हाँ, राजस्थान के लिए तो ये लाइफलाइन जैसी है और ये राज्य की अकेली ऐसी नदी है जो सीधे जाकर यमुना में मिलती है और फिर गंगा सिस्टम का हिस्सा बनती है। अच्छा, ये अकेली है, ये फैक्ट तो इसे और खास बनाता है। जी। तो कुल मिलाके हमने देखा कि चंबल सिर्फ एक नदी नहीं है। ये पहाड़ों से शुरू होकर बीहड़ बनाती हुई, बिजली देती हुई, खेतों को पानी देती हुई और घड़ियाल डॉल्फिन जैसे जीवों को पनाह देती हुई यमुना तक पहुंचती है। इसकी सफाई, इसका जलीय जीवन, ये सब इसे बहुत खास बनाते हैं। प्रदूषण से मतलब बहुत बुरी तरह जूझ रही हैं।
चंबल ने अपनी ये सफाई कैसे बरकरार रखी है या अपेक्षाकृत कैसे बेहतर है? क्या इससे कुछ सीखा जा सकता है? और आगे भविष्य में इसकी इस प्राकृतिक धरोहर को बचाते हुए विकास की जरूरतों के साथ कैसे तालमेल बिठाया जाए, ये संतुलन मुझे लगता है सबसे बड़ा सवाल और चुनौती रहेगा। बिल्कुल। ये सोचने वाली बात है कि ये संतुलन कैसे साधा जाए। बनास नदी उद्गम से अंत तक जी। ये खास तौर पर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार किया गया है। हाँ, मतलब काफी तथ्यात्मक जानकारी होगी इसमें। बिल्कुल। हमारा मकसद सिर्फ तथ्य जानना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि बनास नदी राजस्थान के लिए इतनी अहम क्यों है। सही कहा। और देखिए, एक दिलचस्प बात जो मुझे लगी, ये पूरी तरह से राजस्थान के भीतर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। जी, ये इसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू है शायद। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस नदी के सफर को। देखना कहाँ से शुरू होती है ये। इसकी शुरुआत होती है राजसमंद जिले से। कुंभलगढ़ के पास जो पहाड़ियां हैं जी। वहां से। अच्छा, कुंभलगढ़। हाँ, करीब 1225 मीटर की ऊंचाई से। और इसका नाम भी तो बड़ा प्यारा है इसका, वन की आशा। बिल्कुल, वन की आशा, जैसे जंगल से ही कोई उम्मीद निकल रही हो। हाँ, ये नाम ही कितना कुछ कह देता है ना? जी। ये फिर वहां से निकलकर उत्तर पूर्व दिशा में बहती है, मुख्य रूप से मेवाड़ के पठार से होते हुए, फिर ढूंढाड़ क्षेत्र की तरफ। उत्तर पूर्व मतलब मेवाड़ से ढूंढाड़ की ओर। और इसका सफर खत्म कहाँ होता है? ये आगे चलकर सवाई माधोपुर जिले में रणथंभौर के पास चंबल नदी में मिल जाती है। चंबल में मिल जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ जो सबसे जरूरी बात है वो है इसकी कुल लंबाई, 512 किलोमीटर। 512 किलोमीटर? हाँ, और ये पूरे 512 किलोमीटर राजस्थान राज्य की सीमा के अंदर ही हैं। अच्छा, तो ये किसी और राज्य में जाती ही नहीं, पूरी तरह से राजस्थान की अपनी नदी हुई। बिल्कुल, ये इसकी सबसे बड़ी, कह सकते हैं, यूनिक बात है, और इसीलिए इसे राजस्थान की एक महत्वपूर्ण आंतरिक नदी माना जाता है। ये तो वाकई से खास बनाता है। राज्य की भौगोलिक संरचना में इसका एक विशेष स्थान होगा फिर। निश्चित रूप से। तो 512 किलोमीटर का सफर, जाहिर है इसका बहाव क्षेत्र भी काफी बड़ा होगा। हाँ, बहुत बड़ा है। अंदाजा लगाइए, करीब 47,000 वर्ग किलोमीटर का इलाका इसके दायरे में आता है। 47,000 वर्ग किलोमीटर, बाप रे। जी, इसमें राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक, फिर सवाई माधोपुर और करौली के भी कुछ हिस्से शामिल हैं। मतलब राजस्थान का एक बहुत बड़ा हिस्सा। हाँ, एक बड़े इलाके को ये छूती है। और इतनी लंबी नदी है तो इसमें दूसरी नदियां भी तो आकर मिलती होंगी, सहायक नदियां। हाँ, बिल्कुल। कई सहायक नदियां हैं जो इसमें अपना पानी लाती हैं। अगर हम इसके बाईं किनारे की बात करें, हाँ, तो बेड़च है, मैनाली, कोठारी, मोरेल, ये कुछ प्रमुख नदियां हैं जो बाईं ओर से मिलती हैं। इनमें कोई खास, जैसे बेड़च का नाम शायद ज्यादा सुना है। हाँ, बेड़च काफी अहम है। ये उदयपुर की पहाड़ियों से निकलती है, गोगुंदा पहाड़ियों से, और अच्छा खासा पानी लाती है बनास में। अच्छा, और दाईं तरफ से? दाई ओर से भी हैं, जैसे खारी नदी है, डाई है, मेंदी, सुखनी, इस तरह की नदियां दाई ओर से आकर मिलती हैं। तो ये सब मिलकर बनास के पूरे सिस्टम को बनाती हैं। जी बिल्कुल। अब नदी का पानी तो है, लेकिन जाहिर है इसका इस्तेमाल भी होता होगा, शायद बांध वगैरह बना के। हाँ, बिल्कुल सही। देखिए, नदी का महत्व सिर्फ उसके बहने में नहीं, बल्कि उस पर बने ढांचों से भी पता चलता है। और बनास के मामले में बीसलपुर बांध। बीसलपुर बांध, हाँ, इसका नाम तो बहुत सुना है, जयपुर के पानी के लिए शायद। बिल्कुल, ये टोंक जिले में है, और ये सिर्फ सिंचाई के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि जैसा आपने कहा, जयपुर, साथ में टोंक और अजमेर। अजमेर भी? हाँ, इन 3 बड़े शहरों की पीने के पानी की सप्लाई का ये एक बहुत बड़ा, मतलब जीवन रेखा कह सकते हैं। बाप रे, जयपुर, टोंक और अजमेर, इतने बड़े शहरी इलाकों की प्यास ये नदी बुझाती है बीसलपुर बांध के जरिए। जी, ये दिखाता है कि इस नदी पर निर्भरता कितनी ज्यादा है। इसके अलावा राजसमंद झील भी है, वो भी सिंचाई और पर्यटन दोनों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ये तो कमाल की बात है, लेकिन मैंने कहीं पढ़ा था या सुना था कि बनास हमेशा पानी से भरी नहीं रहती, क्या ये सच है? हाँ, ये इसकी एक और खासियत कह लीजिए या चुनौती कह लीजिए। बनास एक मौसमी नदी है। मौसमी मतलब ये मुख्य रूप से मानसून की बारिश पर निर्भर करती है। तो जब बारिश अच्छी होती है तब इसमें पानी ठीक रहता है, लेकिन गर्मियों के मौसम में? हाँ, गर्मियों में अक्सर इसका बहाव बहुत कम हो जाता है। कई जगहों पर तो ये लगभग सूख भी जाती है। ओहो,
तो मतलब इसका सारा दारोमदार बारिश पर ही टिका है। काफी हद तक, हाँ। और ये चीज इसे जलवायु परिवर्तन और बारिश के बदलते पैटर्न के प्रति काफी संवेदनशील बनाती है। समझ गया। वैसे ये अरावली की प्रमुख नदियों में से है और जैसा हमने पहले कहा, चंबल की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। तो ये एक बड़े नदी तंत्र का हिस्सा तो है, पर इसकी अपनी निर्भरताएं और चुनौतियां हैं। तो अगर हम संक्षेप में देखें, मतलब मोटे तौर पर बनास नदी का महत्व क्या क्या है? देखिए, मुख्य उपयोगों की बात करें तो सबसे पहले सिंचाई, खासकर भीलवाड़ा, टोंक, सवाई माधोपुर जैसे जिलों में खेती इसके पानी पर निर्भर करती है। ठीक है। दूसरा, जैसा हमने विस्तार से बात की, बीसलपुर बांध के जरिए पीने के पानी की सप्लाई बहुत महत्वपूर्ण। हाँ, वो तो है ही। फिर कुछ हद तक मछली पालन भी होता है और कहीं कहीं छोटी जल विद्युत परियोजनाएं भी इससे जुड़ी हो सकती हैं। अच्छा। तो मतलब ये सिर्फ बहती नहीं है, ये वाकई कई तरह से जीवन का आधार है राजस्थान के एक बड़े हिस्से के लिए। तो हमने बनास नदी के बारे में आज काफी अहम बातें जानी। कुंभलगढ़ से निकलना, 512 किलोमीटर पूरी तरह राजस्थान में बहना, हाँ, वो मानसून पर निर्भर होना, हाँ, वो मौसमी नदी होना, चंबल की सहायक होना और सबसे बढ़कर बीसलपुर बांध के जरिए लाखों लोगों को पानी पिलाना। जी, ये सब इसके मुख्य बिंदु हैं। बहुत जरूरी जानकारी। हाँ, और अंत में शायद एक सवाल हम सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। कैसा सवाल? कि देखिए, बनास जैसी नदी जो पूरी तरह से एक ही राज्य के अंदर बहती है, हाँ, और पूरी तरह मानसून पर निर्भर है, हाँ, तो भविष्य में जैसे बारिश का पैटर्न बदल रहा है या राज्य के अंदर ही पानी की मांग बढ़ रही है, हाँ, तो इन चीजों का इस नदी के प्रवाह पर हाँ, और इस पर निर्भर रहने वाले क्षेत्रों पर क्या और कैसा असर पड़ सकता है, हाँ, ये एक विचारणीय प्रश्न है। हाँ, ये सोचने वाली बात है कि इस वन की आशा का भविष्य कैसा होगा। बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। धन्यवाद। मतलब राजस्थान में साबरमती कैसी है, कहाँ से निकलती है? बिल्कुल, हमारे पास जो जानकारी है वो इसी पर है, साबरमती का राजस्थान वाला सफर। अक्सर ये पहलू थोड़ा अनदेखा रह जाता है। सही कहा, क्योंकि ज्यादातर चर्चा गुजरात को लेकर होती है, लेकिन जड़ें तो राजस्थान में है, अरावली की पहाड़ियों में। तो आज देखते हैं कि राजस्थान में इसका क्या रूप है, क्या महत्व है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका उद्गम, ये कहाँ से निकलती है? जानकारी कहती है कि उदयपुर जिले में टगरड़ा गांव के पास अरावली पहाड़ियों से। जी, टगरड़ा गांव के पास से, और जयसमंद झील के करीब का इलाका है ये। जयसमंद झील, हाँ, और यही एक बहुत दिलचस्प बात है। जयसमंद झील जो है वो असल में गोमती नदी पर बनी है, और गोमती साबरमती की ही एक स्रोत धारा है। अच्छा। और ये झील भारत की सबसे पुरानी मानव निर्मित झीलों में से एक मानी जाती है। तो ये दिखाता है कि इस इलाके में जल प्रबंधन, पानी सहेजने का काम कितना पुराना है। वाह, मतलब जयसमंद झील भी इसी पूरे सिस्टम को हिस्सा है। ये तो कमाल की जानकारी है। तो राजस्थान में ये नदी कितनी लंबी बहती है? ज्यादा नहीं शायद? नहीं, ज्यादा नहीं। कुल मिलाकर करीब 48 किलोमीटर ही। बहुत छोटा हिस्सा है राजस्थान में। सिर्फ 48 किलोमीटर? हाँ, महज 48 किलोमीटर। ये उदयपुर और दक्षिणी राजस्थान के कुछ हिस्सों से होकर गुजरती है, या फिर इसकी सहायक नदियां वहां से आती हैं। तो इस छोटे से सफर में भी इसका कुछ महत्व तो होगा ही। हाँ, बिल्कुल। शुष्क क्षेत्र है तो कम दूरी में भी इसका होना मायने रखता है। और इसके सहायक नदियां, राजस्थान में कौन कौन सी नदियां इससे जुड़ती हैं? राजस्थान में जो मुख्य सहायक नदियां हैं वो है वाकल और सेई। ये उदयपुर और सिरोही की पहाड़ियों से निकलती हैं और साबरमती में मिलती हैं। वाकल और सेई? हाँ, इनके अलावा हाथमती और खारी नदी का भी कुछ हिस्सा, या कह लें कि उनका उद्गम स्थल राजस्थान में ही है। ये सब मिलकर साबरमती का जो जल ग्रहण क्षेत्र है राजस्थान में, उसके लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, तो ये नदियां ही हैं जो मानसून में खासकर पानी लाती होंगी? बिल्कुल। इस पानी का इस्तेमाल कैसे होता है? क्या कोई बांध वगैरह भी हैं राजस्थान में? हाँ, जानकारी यही बताती है कि राजस्थान में वाकल नदी पर वाकल बांध है और सेई नदी पर सेई बांध। अच्छा। इनका पानी मुख्य रूप से सिंचाई के काम आता है। और जयसमंद बांध तो है ही गोमती नदी पर, जिसका जिक्र हमने किया। वो पर्यटन और सिंचाई दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन जो साबरमती का मुख्य बांध है, धरोई बांध, वो तो गुजरात में है ना? हाँ, बिल्कुल। धरोई बांध गुजरात में है, और साबरमती के पानी का जो बड़े पैमाने पर नियंत्रण और उपयोग है वो वहीं से होता है। तो फिर राजस्थान में इसका उपयोग काफी सीमित हुआ? हाँ, काफी सीमित है। मुख्यतः उदयपुर और आसपास के कुछ ग्रामीण इलाकों में सिंचाई के लिए और छोटे स्तर पर जल संचयन के लिए ही इसका पानी काम आता है।
पीने के पानी के लिए राजस्थान में साबरमती पर निर्भरता नहीं है, ऐसा हमारी जानकारी बताती है। ये एक जरूरी बात है। और एक और चीज जो मुझे समझ आ रही है, ये नदी पूरी तरह मानसून पर निर्भर है। एकदम सही कहा। ये एक बरसाती नदी है। गर्मियों में इसका प्रवाह बहुत कम हो जाता है। कितना कम? मतलब लगभग सूख जाती है? हाँ, कई बार तो बहाव लगभग न के बराबर हो जाता है। ये एक बड़ी चुनौती है, खासकर राजस्थान वाले हिस्से के लिए। पर्यावरण की दृष्टि से इसका क्या महत्व है? अरावली क्षेत्र में है तो कुछ तो होगा। निश्चित रूप से ये अरावली की जो पूरे पारिस्थितिकी है, जो इकोसिस्टम है, उसका हिस्सा है। वहाँ की जैव विविधता, जल संरक्षण प्रणाली, इन सब के लिए ये महत्वपूर्ण है। जयसमंद जैसी झीलें इसी की अहमियत बताती हैं। इसके जल ग्रहण क्षेत्र में जो वनस्पति है, जो वन्य जीव है, उनके लिए भी ये नदी और इसकी सहायक नदियां जीवन रेखा जैसी हैं। तो कुल मिला के अगर हम आज की बात को समेटें तो साबरमती का जन्म राजस्थान में होता है, उदयपुर के पास अरावली में। हाँ। यहाँ ये सिर्फ 48 किलोमीटर बहती है जी। वाकल, सई जैसी सहायक नदियां यहीं से निकलती हैं। जी। और राजस्थान में इसका उपयोग मुख्य तौर पर सिंचाई तक ही सीमित है, वो भी मानसून पर आधारित। बिल्कुल। तो मतलब ये हुआ कि राजस्थान स्रोत राज्य तो है, लेकिन नदी का ज्यादातर बहाव और उसका जो बड़ा लाभ है वो गुजरात को मिलता है। हाँ, तस्वीर तो यही बनती है। और यहीं से एक सोचने वाला सवाल भी उठता है। क्या? कि चूंकि ये नदी मॉनसून पर निर्भर है और राजस्थान में इसका स्थानीय उपयोग बहुत सीमित है, तो क्या भविष्य में कुछ ऐसा सोचा जा सकता है, मतलब इसके स्रोत क्षेत्र में, अरावली वाले इलाके में जल प्रबंधन की कुछ ऐसी रणनीतियां बने? कैसी रणनीतियां? ऐसी रणनीतियां जो वहां के पर्यावरण का संतुलन भी बनाए रखें और साथ ही पानी की कमी से जूझने वाले जो स्थानीय लोग हैं उनकी जरूरतें भी कुछ बेहतर तरीके से पूरी हो सकें। इस पर शायद और सोचने की जरूरत है। बिल्कुल। ये एक लूनी अहम सवाल है जिसे अक्सर लोग रेगिस्तान की जीवन रेखा भी कहते हैं। जी हाँ, और इसके बारे में जानने के लिए बहुत कुछ है। इसका पूरा सफर, इसका महत्व। बिल्कुल, हमारा मकसद यही है कि इस अनोखी नदी की पूरी कहानी को समझें। मतलब सोचिए जरा, एक ऐसी नदी जो शुरू तो होती है मीठे पानी से, हाँ, लेकिन रेगिस्तान में जैसे जैसे आगे बढ़ती है खारी होती जाती है, और मजे की बात, समुद्र में मिलती ही नहीं। सही कहा, वही रेगिस्तान में ही, मतलब जमीन में ही समा जाती है ना अजीब? चलिए इसी दिलचस्प सफर को थोड़ा और करीब से जानते हैं, इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। तो ये शुरू कहाँ से होती है? अजमेर के पास से, वो नाग पहाड़ी? जी हाँ, अजमेर के पास नाग पहाड़ी से निकलती है। और आपको पता है, शुरुआत में इसका नाम लूनी नहीं होता। अच्छा, क्या नाम होता है? सागरमती। सागरमती, हाँ मैंने सुना है। जी, फिर आगे गोविंदगढ़ के पास इसमें एक और धारा मिलती है, सरस्वती नदी। ओह, सरस्वती नदी। हाँ, और जब ये दोनों मिल जाती हैं तब इसका नाम पड़ता है लूनी। और लूनी नाम का भी तो कुछ मतलब है, शायद नमक से जुड़ा हुआ? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। लूनी शब्द संस्कृत के लवण से आया है, जिसका मतलब ही होता है नमक। तो मतलब इसके नाम में ही इसकी आगे की कहानी छुपी हुई है। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं, नाम ही इसके खारेपन की तरफ इशारा कर देता है। अच्छा, तो फिर ये बहती किधर है? पश्चिम की तरफ? हाँ, पश्चिम की ओर बहती है। राजस्थान के कई जिलों से गुजरती है, जैसे अजमेर, फिर पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर। अच्छा खासा लंबा सफर है। कितने किलोमीटर होगा अंदाजन? करीब करीब 495 किलोमीटर का सफर तय करती है ये। 495 किलोमीटर। और फिर ये गुजरात में कच्छ के रण में पहुंचकर बस वहीं जमीन में खो जाती है। समुद्र तक नहीं पहुंचती? नहीं, बिल्कुल नहीं। और इसीलिए ये भूगोल में एक खास तरह की नदी प्रणाली का उदाहरण है, जिसे आंतरिक अपवाह प्रणाली या इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम मतलब जो समुद्र तक न पहुंचे, वहीं अंदर ही खत्म हो जाए। बिल्कुल। अब देखिए, जहां से निकलती है नाग पहाड़ी के पास, वहां तो पानी मीठा होता है। हाँ, पहाड़ों का पानी। लेकिन जैसे जैसे ये आगे बढ़ती है, रेगिस्तानी इलाकों से गुजरती है, बालोतरा, बाड़मेर के पास पहुंचते पहुंचते वहां की मिट्टी में नमक बहुत है, मतलब लवणीय मिट्टी है। तो वो नमक पानी में घुलता जाता है और पानी खारा हो जाता है। ओह, तो ये मिट्टी की वजह से खारी होती है। जी हाँ, ये दिखाता है कि नदी और उसका आसपास का भूगोल कैसे एक दूसरे पर असर डालते हैं। लेकिन फिर वही सवाल, अगर पानी इतना खारा हो जाता है तो फिर इसे रेगिस्तान की जीवन रेखा क्यों कहते हैं? खारे पानी से क्या फायदा?
सवाल तो बिल्कुल जायज है। देखिए, जीवन रेखा कहने की वजह ये है कि ये रेगिस्तान के सूखे इलाके में पानी का एक बहुत जरूरी स्रोत है, भले ही सीमित हो। अच्छा, कैसे? शुरू के हिस्सों में जैसे अजमेर और पाली में इसका पानी सिंचाई के काम आता है, और आगे बाड़मेर, जोधपुर जैसे जिलों में भले ही पानी ज्यादा खारा हो जाए, लेकिन ये चारागाहों को हरा भरा रखने में मदद करती है। हाँ, पशुपालन के लिए चारागाह तो बहुत जरूरी है रेगिस्तान में। बिल्कुल। तो उस लिहाज से ये वहाँ की जिंदगी का सहारा बनती है। और हाँ, बारिश के मौसम में जब पानी ज्यादा होता है तब तो इसका महत्व और बढ़ जाता है। और इसकी कुछ सहायक नदियां भी तो होंगी? हाँ, बिल्कुल है। कई सहायक नदियां हैं, जैसे जवाई, सूकड़ी, बांडी, जोजड़ी। ये सब मिलकर लूनी नदी तंत्र बनाती हैं। हालांकि इनमें से ज्यादातर नदियां मौसमी हैं, मतलब बरसात में ही बहती हैं। जवाई नदी पर तो शायद एक बड़ा बांध भी है। हाँ, जवाई बांध वो पाली और जोधपुर के लिए पानी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। तो इन सहायक नदियों का भी अपना महत्व है। तो मतलब ये नदी सिर्फ बहती नहीं है, ये अपने आसपास के माहौल को बनाती भी है और खुद भी उससे बदलती है, जैसे वो खारापन वाली बात। बिल्कुल सही कहा आपने। ये अपने पर्यावरण को आकार देती है और उससे आकार लेती भी है। जहाँ ये जीवन देती है, वहीं दूसरी तरफ जलवायु परिवर्तन, कम बारिश, इन सब का असर भी इस पर पड़ता है। और शायद कभी-कभी बाढ़ का कारण भी बनती होगी। हाँ, कभी-कभी ऐसा भी होता है। ज्यादा बारिश होने पर पाली और जोधपुर के कुछ इलाकों में इससे बाढ़ भी आ जाती है। तो इसका रिश्ता अपने क्षेत्र से काफी गहरा और कह सकते हैं जटिल है। तो अगर हम पूरी बात को समेटें, हमने एक ऐसी नदी देखी जो पहाड़ों से निकलती है मीठे पानी के साथ, हाँ, जिसका नाम ही नमक से जुड़ा है। बिल्कुल जो रास्ते में अपना स्वभाव बदल लेती है, खारी हो जाती है, जी, मुश्किल हालात में भी किसी न किसी तरह जीवन का आधार बनती है, सही। और आखिर में समुद्र से मिलने के बजाय रेगिस्तान की रेत में गुम हो जाती है। मीठे पानी से शुरू होकर खारे अंत तक की एक अनोखी जमीनी यात्रा। और ये हमें ये भी याद दिलाता है कि हमारी जल प्रणालियां, हमारे इकोसिस्टम कितने अनोखे तरीकों से अपने माहौल के साथ तालमेल बिठाते हैं, उससे जुड़े होते हैं। लूनी सिर्फ एक नदी नहीं है, ये उस पूरे क्षेत्र की भौगोलिक और पारिस्थितिकी कहानी है। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल मन में आता है सोचने के लिए। हाँ, जरूर। जिस तरह ये नदी जमीन में ही समा जाती है और बारिश पर इतनी निर्भर है, तो भविष्य में जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन का असर बढ़ेगा, वो इसकी इस अनोखी यात्रा को और रेगिस्तान के जीवन रेखा के तौर पर इसकी भूमिका को और कैसे बदल सकता है, ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल, ये एक अहम सवाल है जिसके जवाब हमें आने वाले समय में ढूंढने होंगे। जी हाँ, बाणगंगा, हमारे पास कुछ जानकारी है कुछ लेखों से, और हम कोशिश करेंगे कि इसके पूरे सफर को, इसके महत्व को समझें। बिल्कुल, राजस्थान के लिए तो ये खास है ही। तो कहाँ से शुरू होती है ये? इसका उद्गम कहाँ है? इसकी शुरुआत होती है, देखिए, जयपुर जिले में। वहाँ अरावली की जो पहाड़ियां हैं, अर्जुनगढ़ की पहाड़ियां कहते हैं उन्हें, वहां से। अच्छा, अरावली से। हाँ, और सबसे अहम बात यह है कि एक मौसमी नदी है। मौसमी मतलब पूरी तरह बारिश पर निर्भर। हाँ, सही समझे आप। ज्यादातर पानी इसमें मानसून के वक्त ही होता है। तो फिर तो साल के बाकी टाइम में कम पानी रहता होगा या शायद सूख भी जाती हो। बिल्कुल, कई बार धारा बहुत कमजोर होती है या फिर सूखी भी दिखती है, लेकिन इसके बावजूद इसका महत्व कम नहीं होता। और ये नाम बाणगंगा, इसमें ही एक कहानी छिपी लगती है। बाण से निकली गंगा, क्या किस्सा है इसके पीछे? हाँ, बड़ी दिलचस्प मान्यता है। कहते हैं कि पांडवों के अज्ञातवास के समय, या एक कहानी ये भी है कि राम जी के वनवास के वक्त लक्ष्मण जी को प्यास लगी। अच्छा। तो अर्जुन ने या फिर राम जी ने अपने तीर से जमीन पर वार किया और वहां से पानी की धार फूट पड़ी। अरे वाह। हाँ, तो उसी से इसका नाम पड़ा बाणगंगा। मतलब पौराणिक कथा सीधे सीधे भूगोल से जुड़ गई। कमाल है। ये तो इसे सिर्फ नदी नहीं, एक सांस्कृतिक धरोहर बना देता है। तो जयपुर से निकलकर ये किधर को बहती है? ये निकलती है दक्षिण पश्चिम से और फिर उत्तर पूर्व की तरफ बहती है। अच्छा। राजस्थान में ये जयपुर से दौसा, फिर करौली और भरतपुर, इन जिलों से होकर गुजरती है। और लंबाई कितनी होगी इसकी अंदाजन? कुल लंबाई तो करीब 380 किलोमीटर है, पर राजस्थान में इसका हिस्सा ज्यादा है, लगभग मान लीजिए 320 किलोमीटर। काफी लंबा सफर है राजस्थान में। और राजस्थान के बाद कहाँ खत्म होती है ये यात्रा? राजस्थान से निकलकर ये उत्तर प्रदेश में जाती है और फिर आगरा के पास एक जगह है फतेहाबाद, वहां ये यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। अच्छा,
तो यमुना की सहायक नदी हुई है। जी बिल्कुल, यमुना की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी। क्या रास्ते में मतलब राजस्थान में और भी छोटी नदियां इसमें मिलती हैं? हाँ, कुछ हैं जो इसे थोड़ा पानी देती हैं, खासकर बरसात में। जैसे करौली में गंभीरी नदी है, भरतपुर में सांकरा नदी, और दौसा की तरफ भी मड़ी और सुनारी जैसी छोटी धाराएं आकर मिल जाती हैं। और वो जो कथा आपने बताई, उसके अलावा आज भी इसका कोई धार्मिक महत्व है? लोग मानते हैं इसे? अरे हाँ, बिल्कुल, आज भी बहुत महत्व है। करौली जिले में एक गांव है बरौड़ा, वहां पास में बाणगंगा कुंड है। बाणगंगा कुंड? हाँ, पवित्र मानते हैं उसे, और हर साल बैसाख की पूर्णिमा को वहाँ एक बड़ा मेला लगता है, बाणगंगा स्नान मेला। मेला पूर्णिमा पर? जी, हजारों लोग आते हैं, श्रद्धालु, और नदी में स्नान करते हैं। आस्था से जुड़ा है ये सब। ये तो बड़ी बात है। मतलब नदी भले ही मौसमी हो, पर आस्था तो बारहमासी है। सही कहा आपने। पर क्या सिर्फ आस्था है या कुछ व्यवहारिक उपयोग भी है इसका, जैसे सिंचाई वगैरह? देखिए, उपयोग है पर सीमित है, क्योंकि पानी हमेशा तो रहता नहीं। हाँ, वो तो है। पूर्वी राजस्थान में जैसे दौसा करौली के कुछ इलाकों में थोड़ी बहुत सिंचाई हो जाती है इससे, पर ज्यादातर ये गांव वगैरह में मवेशियों के पीने के पानी और रोजमर्रा की जरूरतों के काम आती है। तो इसका पूरा रास्ता देखें तो अरावली से निकली, यमुना में मिली, और यमुना फिर आगे प्रयागराज में गंगा जी से मिलती है। अच्छा। और गंगा फिर आगे बढ़कर बंगाल की खाड़ी में। तो सोचिए, अरावली की पहाड़ी से निकली एक बरसाती धारा भी आखिर में समंदर तक पहुंच ही जाती है। क्या बात है! एक छोटी सी धारा का सफर भी कितना लंबा है। तो अगर हमें मुख्य बातें याद रखनी हो इसके बारे में, तो वो क्या होंगी? जरूर। मोटी मोटी बातें ये हैं, निकलती है जयपुर की अर्जुनगढ़ पहाड़ियों से अरावली, मिलती है यमुना नदी में। राजस्थान के मुख्य जिले हैं जयपुर, दौसा, करौली, भरतपुर, और सबसे जरूरी बात, ये एक मौसमी नदी है। बिल्कुल, ये बातें तो साफ हैं, पर एक सवाल मन में रह जाते हैं। हाँ, घग्गर नदी, और खास तौर पर राजस्थान के संदर्भ में इसकी क्या अहमियत है, ये समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास एक दस्तावेज भी है, घग्गर नदी, सरस्वती से हाकड़ा तक। इसी के जरिए हम इस नदी की कहानी में उतरेंगे। जी बिल्कुल, और इसे अक्सर लोग मतलब भारत की मृत नदी भी कह देते हैं। हाँ, यही बात है। लेकिन इसकी कहानी कहीं ज्यादा गहरी है। इसका कनेक्शन तो प्राचीन सरस्वती नदी से जुड़ता है। बिल्कुल, तो आज इसी पर बात करते हैं, इस मौसमी नदी के उतार चढ़ाव और इसके इतिहास पर। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ। सबसे पहले ये नदी निकलती कहाँ से है, इसका उद्गम? देखिए, इसका उद्गम होता है हिमाचल प्रदेश में, शिवालिक की पहाड़ियां है ना। हाँ, शिवालिक रेंज। हाँ, वहीं सोलन जिले के पास से ये निकलती है। ये हिमालय की सबसे बाहरी रेंज है। अच्छा, हिमाचल से। फिर वहां से ये मैदानों में आती होगी? बिल्कुल, वहां से निकलकर ये हरियाणा के मैदानी इलाकों से गुजरती है और फिर ये राजस्थान में एंट्री लेती है। शिवालिक की पहाड़ियों से शुरू होकर हाँ, राजस्थान के कह सकते हैं रेगिस्तानी इलाके तक। काफी लंबा सफर है। हाँ, काफी लंबा। तो राजस्थान में ये कौन कौन से इलाकों से होकर बहती है? राजस्थान में देखिए, ये मुख्य रूप से हनुमानगढ़ जिले में बहती है। हनुमानगढ़? हाँ, जैसे रावतसर और संगरिया तहसीलें हैं वहाँ, और फिर थोड़ा आगे श्रीगंगानगर जिले में भी जाती है। श्रीगंगानगर में भी? कहाँ पर? हाँ, श्रीगंगानगर के कुछ हिस्से हैं, जैसे घड़साना, रायसिंह नगर, पदमपुर, इन इलाकों से। और फिर ये भारत पाकिस्तान सीमा के पास पहुंचकर एक तरह से गायब सी हो जाती है। गायब हो जाती है मतलब क्या होता है पानी का? हाँ, मतलब इसका काफी सारा पानी तो वहीं थार रेगिस्तान की जो रेत है उसमें समा जाता है। अच्छा। और जो थोड़ा बहुत पानी बचता है वो फिर बॉर्डर पार करके पाकिस्तान चला जाता है। पाकिस्तान में वहाँ इसे कुछ और कहते हैं? हाँ, वहाँ इसे हाखड़ा नदी के नाम से जाना जाता है। तो कह सकते हैं कि ये इसका अंत है, हाखड़ा के रूप में। अच्छा, हाखड़ा, ये तो बड़ी अनोखी बात है। तो इसकी प्रकृति के बारे में कुछ और खास बातें, जैसे ये बहती कैसे है? हाँ, बिल्कुल। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये एक मौसमी नदी है। मौसमी मतलब सिर्फ बारिश में? हाँ, बिल्कुल। इसमें पानी का बहाव मुख्य रूप से बस बरसात के मौसम में, मानसून में ही होता है। बाकी टाइम ये लगभग सूखी रहती है। और ये ज्यादा गहरी भी नहीं है, उथली सी है। आमतौर पर दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती है। और पानी का स्रोत? ग्लेशियर तो नहीं होगा? नहीं, कोई ग्लेशियर या स्थायी बर्फीला स्रोत नहीं है इसका। इसे पानी सिर्फ और सिर्फ बरसाती पानी से मिलता है। तो पूरी तरह मानसून पर निर्भर है ये।
और यहीं से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। इसका जो प्राचीन इतिहास है, हाँ। कई इतिहासकार मानते हैं कि यही वो प्राचीन सरस्वती नदी है जिसका जिक्र ऋग्वेद में है। बिल्कुल, ये कनेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है और इसके सबूत सिर्फ ग्रंथों में नहीं, जमीन पर भी हैं। जमीन पर कैसे? जो कांस्य युगीन हड़प्पा सभ्यता थी ना, हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता। हाँ, जिसे सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं अब, उसके कई बड़े और महत्वपूर्ण शहर इसी नदी घाटी के किनारे बसे थे। जैसे हरियाणा में राखीगढ़ी है और राजस्थान में कालीबंगा। हाँ, ये नाम तो बहुत सुना है। हनुमानगढ़ में है ना ये? जी, हनुमानगढ़ जिले में घग्गर के बाएं किनारे पर ही बसा था कालीबंगा, एक बहुत ही प्रमुख हड़प्पा स्थल। इसका क्या खास महत्व है? यहाँ से बहुत पुराने शुरुआती कृषि के सबूत मिले हैं, जुते हुए खेत के साक्ष्य। अच्छा। और अनोखी अग्नि वेदिकाएं भी मिली हैं। ये सब उस जमाने की जिंदगी और उनके रीति रिवाजों के बारे में बताते हैं। तो कालीबंगा का यहाँ होना ये दिखाता है कि उस समय ये नदी कितनी जीवनदायिनी रही होगी। सोच करके अजीब लगता है कि जो नदी कभी इतनी महत्वपूर्ण थी, आज वो बस एक मौसमी धारा है। हाँ, ये हजारों सालों में हुए बदलावों को दिखाता है। अच्छा, क्या इसकी कोई सहायक नदियां वगैरह भी हैं या इस पर कोई बांध या प्रोजेक्ट्स बने हैं? कुछ छोटी सहायक नदियों का जिक्र आता है, जैसे हरियाणा में कभी सरस्वती नाम की एक धारा इससे मिलती थी, पर वो अब है नहीं, लुप्त हो गई। राजस्थान में भी चौया जैसी कुछ छोटी मौसमी धाराएं हैं। और जहां तक परियोजनाओं की बात है, तो हरियाणा में सिरसा जिले में एक ओटो बैराज है। ओटो बैराज? हाँ, ओटो बांध भी कहते हैं। इसका मकसद है कि इसके पानी को थोड़ा रोका जा सके, जमा किया जा सके और बाढ़ वगैरह को नियंत्रित किया जा सके। ठीक है, तो अगर हम सारी बातों को एक साथ देखें, ये शिवालिक से निकलती है, हरियाणा होते हुए राजस्थान के हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर से बहती है। प्राचीन सरस्वती से इसका गहरा नाता है। कालीबंगा जैसा अहम पुरा स्थल इसके किनारे था और पाकिस्तान में यह हाकड़ा बन जाती है। बिल्कुल सही, ये मुख्य बातें हैं और ये तथ्य कई बार परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। हाँ, ये तो है। और देखिए, यहाँ सोचने वाली बात ये भी है कि कैसे एक नदी जो शायद कभी शक्तिशाली सरस्वती थी, आज एक मौसमी धारा रह गई है। सही। ये हमें हजारों सालों में हुए जो बड़े जलवायु परिवर्तन है या जमीन के बदलाव हैं, उनके बारे में कितना कुछ बताता है ना? बिल्कुल। घग्गर की ये जो पूरी यात्रा है, ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि भूगोल, इतिहास और सभ्यताएं, ये सब आपस में कितने गहरे जुड़े हुए हैं। हाँ, एक नदी की कहानी में कितने युग पश्चिमी राजस्थान की एक कह सकते हैं जीवन धारा मानी जाने वाली नदी जवाई के पूरे सफर को समझने की कोशिश करेंगे। जी। हमारे पास इसके उद्गम से लेकर इसके रास्ते, इस पर बने जो अहम बांध हैं, और हाँ, इसके आसपास बसने वाले वन्य जीवों के बारे में भी काफी जानकारी है। तो मकसद यही है कि ये जाना जाए कि आखिर क्यों ये नदी इस काफी शुष्क इलाके के लिए इतनी खास है। बिल्कुल, और ये बात वाकई में दिलचस्प है कि राजस्थान जैसा कम बारिश वाला इलाका, वहाँ एक ऐसी नदी जो हमेशा नहीं बहती, मौसमी है। हाँ, मौसमी। वो भी कैसे लोगों और वन्य जीवों के लिए इतनी महत्वपूर्ण बन जाती है, और जवाई इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। हाँ। इसका सफर शुरू कहाँ से होता है? देखिए, ये नदी निकलती है उदयपुर जिले की अरावली पहाड़ियों से। जी। खास तौर पर जो सिमरिया पहाड़ियां हैं, वहां बांदा गांव के पास से इसका उद्गम होता है। अच्छा, उदयपुर से। जी। और जैसा हमने कहा, ये एक मौसमी नदी है, इसका बहाव मुख्यतः बरसात के पानी पर ही निर्भर करता है। तो उदयपुर से निकल के ये फिर किन इलाकों से गुजरती है? उदयपुर के बाद ये पाली जिले में आती है। वहां सुमेरपुर, बाली जैसे जो कस्बे हैं, उनसे होते हुए निकलती है। ओके। और फिर आगे ये जालौर जिले तक पहुंचती है, और अंत में साइला नाम की जगह के पास ये राजस्थान की एक और बड़ी नदी है लूनी, उसमें जाकर मिल जाती है। लूनी में मिल जाती है। जी। और पाली और जालौर, इन दो जिलों के लिए तो आप समझिए इसका पानी बेहद कीमती है। हाँ बिल्कुल, करीब आपने बताया 96 किलोमीटर का सफर तय करती है ये नदी, है ना? हाँ, लगभग 96 किलोमीटर। सही। और इसका मुख्य इस्तेमाल पानी का किन कामों में होता है? हाँ, तो इसका पानी मुख्य रूप से सिंचाई के लिए और पीने के पानी के लिए काम आता है। अच्छा। और पाली जिले में ही एक खारी नदी है, वो इसकी एक प्रमुख सहायक नदी भी है जो इसमें आकर मिलती है। खारी नदी, ठीक है। और इसका लूनी में मिलना वो इसे पश्चिमी राजस्थान के जो पूरा बड़ा नदी तंत्र है ना, उसका हिस्सा बना देता है,
जो इस पूरे सूखे क्षेत्र के लिए बहुत अहमियत रखता है। और इसी नदी पर वो मशहूर जवाई बांध भी बना है। मैंने सुना है ये बहुत ही विशाल है और इसका महत्व भी बहुत ज्यादा है। हाँ बिल्कुल, जवाई बांध ये 1957 में पाली जिले में ही सैरला गांव के पास बना था। 1957 में? जी, और ये इस नदी पर बना सबसे बड़ा बांध है। करीब 13 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ इसका जलाशय। 13 वर्ग किलोमीटर, काफी बड़ा है। बहुत बड़ा। और ये सिर्फ इंजीनियरिंग का एक नमूना ही नहीं है, इसने सही मायनों में उस इलाके की तस्वीर बदली है। तस्वीर बदली है? अच्छा, किस तरह से? क्या मुख्य असर रहे? देखिए, एक तो सिंचाई के लिए पानी मिलने लगा, वो तो है ही। बाढ़ नियंत्रण में भी मदद मिली, लेकिन शायद सबसे बड़ा असर पड़ा पीने के पानी की उपलब्धता पर। पीने का पानी? हाँ, पाली और जालोर जैसे शहर और उनके आसपास के कई गांव, उनके लिए आज ये पीने के पानी का मुख्य स्रोत है। आप सोचिए, इसके बनने से पहले वहां पानी की कितनी किल्लत रही होगी। सही बात है, रेगिस्तानी इलाका है वैसे भी। बिल्कुल। और एक और बात, ये जो जलाशय बना है बांध की वजह से, वो अब मगरमच्छों और कई तरह के प्रवासी पक्षियों का भी घर बन गया है। अच्छा, मगरमच्छ भी है वहाँ? हाँ, काफी मगरमच्छ है। तो इससे वहां पर्यटन को भी काफी बढ़ावा मिला है। लोग खास तौर पर क्रोकोडाइल देखने और बर्ड वॉचिंग के लिए भी वहां आते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। और वन्य जीवों की बात चली रही है, तो यहाँ पर तेंदुओं का भी जिक्र आता है ना? जवाई लेपर्ड हिल्स, ये नाम काफी सुना है। बिल्कुल सही। ये बांध के आसपास का जो पहाड़ी इलाका है ना, खासकर बैरा और सैरला गांव के पास, हाँ, वो इलाका तेंदुओं के एक अनोखे घर के तौर पर जाना जाता है। अनोखा क्यों? अनोखा इसलिए क्योंकि यहाँ तेंदुए इंसानी बस्तियों के काफी करीब रहते हैं, और वो भी खुले ग्रेनाइट के पहाड़ों पर, जंगलों में नहीं, उन पहाड़ों पर। अच्छा, ये तो बड़ी अजीब बात है। हाँ, और इसीलिए यहाँ की जो लेपर्ड सफारी है वो दुनिया भर में मशहूर है। ये एक तरह से दिखाता है कि कैसे इंसान और वन्य जीव एक ही जगह पर साथ रह सकते हैं, कोएग्जिस्ट कर सकते हैं। कमाल है। तो ये नदी सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि वन्य जीवों, खासकर ये तेंदुए और आपने जैसे बताया मगरमच्छ, इनके संरक्षण के लिए भी ये बहुत जरूरी हो गई है। निश्चित रूप से। ये पूरा जो नदी का सिस्टम है और बांध का इलाका है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण इकोलॉजिकल बैलेंस, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखता है। तो अगर हम पूरी तस्वीर को एक साथ देखें, अरावली से निकली एक मौसमी नदी, हाँ, जिस पर बने एक बड़े बांध ने पश्चिमी राजस्थान के एक बड़े हिस्से को पीने का पानी दिया, सिंचाई दी, और साथ ही साथ मगरमच्छों और तेंदुओं जैसे खास वन्य जीवों के लिए एक अहम ठिकाना भी बनाया। सही। और इसी वजह से इसके इतने सारे पहलू हैं कि जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनमें भी अक्सर इससे जुड़े सवाल पूछ लिए जाते हैं। अच्छा, खासकर ये वाला फैक्ट कि ये पाली जिले का प्रमुख जल स्रोत है, ये काफी महत्वपूर्ण है। समझ